My dear student and learner, today we are going to continue a learning of chromatography. So in the last video we have seen about the chromatographic parameter. In that all the parameter we have list out and among these इसमें से हमने concept देख चुके थे that is retention time and void volume. आज and retention volume also. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कैपेसिटी फैक्टर, asymmetry, resolution, selectivity and relative retention time. तो चलो देखते हैं कैपेसिटी फैक्टर. कैपेसिटी सभी लोगों की कैपेसिटी होती है. यहाँ किसकी कैपेसिटी है? सो द कैपेसिटी ऑफ अ स्टेशनरी फेज. किसकी कैपेसिटी है? स्टेशनरी फेज की. क्या करने की? देखो ये दो लवर है, एक वन इज स्टेशनरी फेज एंड अनदर वन इज मोबाइल फेज. ये दोनों के बीच में कंपटीशन है कि उसको कौन लेके चला जाएगा, वो सैंपल है. तो ये कंपटीशन यहाँ पे भी चलती है. तो वो क्या होता है कि ये सैंपल स्टेशनरी फेज में ज्यादा जाएगा ना तो इंक्रीज होगा कैपेसिटी फैक्टर. तो कैपेसिटी फैक्टर को कैसे डिराइव करते हैं, कैसे लिखते हैं? इट इज रिटन एज के डैश. ठीक. सो पार्टीशन रेशियो उसके अलग अलग नेम है. दैट इज पार्टीशन रेशियो. पार्टीशन किसके बीच में होता है? तो स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. देन मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. किसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? सैंपल का मास. किस में? स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज. रिटेंशन फैक्टर अकॉर्डिंग टू आईयूपैक कैपेसिटी फैक्टर को रिटेंशन फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादातर स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट करने से बढ़ता है. सो इट्स अ रिलेटिव इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन. किसका डिस्ट्रीब्यूशन? सैंपल का. किस में? स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में. टू द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलम. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है कॉलम की? तो एक टेम्परेचर हो जाता है, देन प्रेशर आते हैं, देन वॉल्यूम. दे आर इसके बेसिस पर. बट यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादातर होता है. Now the most important thing is it is used to characterize the column. वो कॉलम को कैरेक्टराइज करते हैं क्योंकि मैंने बताया कि कैपेसिटी फैक्टर कैसे बढ़ता है. तो वो के डैश बढ़ता है जब स्टेशनरी फेज आपका सैंपल के साथ मोर इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है. सो ड्यू टू दैट वी आर गेटिंग दिस गुड कॉलम कैरेक्टराइजेशन. कॉलम अच्छी है, कॉलम अच्छी नहीं है, हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ कॉलम, कितने दिन तक कॉलम चलेगी, वो सब कैपेसिटी फैक्टर से बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं. तो ये था हमारा इक्वेशन. ये है हमारा रिटेंशन टाइम. अब मैंने आपको एक ग्राफ बताया था इस तरह का. तो वो ग्राफ में हम क्या प्लॉट करके रखते थे भाई? ये ऐसा कुछ आता था, वो उसको एयर पिक बोलते हैं. मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था. तो दिस इज T0 एंड दिस इज TR. So TR minus T0 divided by T0. It's a one type of ratio. So in the case of ratio आपको ये लेना ही होगा divided by. तो ये रेशियो है किसका? this distance divided by this. आप अच्छी तरह से देख लो ना तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और रियल में एयर पिक का वॉल्यूम. उसको A बोलो, उसको B बोलो, तो A by B हो गया. ये जो बात आती है ना वो कॉलम और सिस्टम में फिक्स होती. चेंज किस में होगा? ए में होगा. ए में. सो देखते हैं क्या होता है इसमें. फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिव पैरामीटर्स, जो कॉलम दी हुई है, जो मोबाइल फेज दिया हुआ है, जो HPLC का सिस्टम दिया हुआ है, जो डिटेक्टर दिए हुए, वो सेट में इट इज मेजर द टाइम स्पेंड. देखो ये बताया कि टाइम स्पेंड बाय द सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज. देखो मैंने बताया था कि भाई ये हमारा स्टेशनरी फेज, ये हमारा मोबाइल फेज, ये हमारा सैंपल है. लव स्टोरी जैसा ही है. ये दो कॉम्पिटिटर्स हैं. तो ये इसके साथ ज्यादा रहेंगे रिलेटिवली. किसके साथ रहने से? मोबाइल फेज से ज्यादा स्टेशनरी फेज में सैंपल रहेगा ना. तो वो जितना टाइम उसमें स्पेंड करता है, वो टाइम जो अगर के डैश बढ़ गया, इफ इंक्रीज के डैश, तो वो स्टेशनरी फेज में ज्यादा रहेगा, ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा. किसके साथ? स्टेशनरी फेज से. मैं बता दूं
कि रिटेंशन टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली के डैश का रिलेशन रिटेंशन टाइम से है। इज द रेशियो ऑफ, ओके अभी वो भी बताते हैं, देखो टी आर माइनस टी जीरो बाई टी जीरो है, तो हम वो भी बता दें कि भाई के डैश इज इक्वल टू, हमको वो भी पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू फ्लो रेट इनटू रिटेंशन टाइम, ऐसा कुछ भी है। तो आप यहां पे देख ले कि के डैश इज इक्वल टू टी आर का रिलेशंस हम वॉल्यूम के तौर पे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको एक इक्वेशन मिल गया भाई, के डैश इज इक्वल टू, ऐसा इक्वेशन मिल गया, तो आप उसमें से क्या कर दोगे भाई, के डैश टी जीरो इज इक्वल टू टी आर माइनस टी जीरो, सो टी आर इज इक्वल टू टी जीरो कॉमन k dash plus 1. So what it indicate? It indicate that retention time is depend on two things. कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, एक एयर पिक एंड सेकेंड थिंग इज उसकी कितनी कैपेसिटी है किसमें रहने की, स्टेशनरी फेज में, वो भी डिसाइड करता है। ठीक, और हमको वो भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू फ्लो रेट इनटू टाइम। सो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा रिटेंशन टाइम ये है, तो ये इक्वेशन इसमें डालते हैं ना, तो क्या होता है भाई, वॉल्यूम इन रिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाय फ्लो इज इक्वल टू वॉल्यूम वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लो। फ्लो तो सेम ही होगा क्योंकि फ्लो तो चेंज होने वाला ही नहीं है, बिकॉज सिस्टम का फ्लो जो एक तरीके से हमने कंडीशन ली है इसमें तो सिर्फ सेम ही आएगा। तो ये भी हो गया, वे रिटेंशन वॉल्यूम किसके पर डिपेंडेंट करता है, रिटेंशन वॉइड वॉल्यूम और उसकी कितनी कैपेसिटी है इसमें रहने की, इसके पर डिपेंडेंट करता है। देखो ये बताया हुआ है हमारे पास, ये दो चीज है। ये क्या बताता है कि भाई हमारे पास दो सैंपल, एक सैंपल था, वो सैंपल में से हमें दो सिग्नल मिली, सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2, तो हमको दो का कैपेसिटी मिलेगा, इसका कैपेसिटी ये है और इसकी कैपेसिटी ये है। उसका मतलब ये हुआ कि जितने कंपोनेंट्स होंगे ना इतनी कैपेसिटी होगी। दो कंपोनेंट हो गए तो दो कैपेसिटी फैक्टर मिलेंगे, तीन कंपोनेंट हो गए तो तीन कैपेसिटी फैक्टर मिलेंगे, चार कंपोनेंट हो गए तो चार कैपेसिटी फैक्टर मिलेंगे। तो वो जब मैंने बताया था ना, जो उसको मैंने ए लिया था जो इक्वेशन में, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो आप ले लो ए बाय बी, तो आपको मिल जाएगा कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, तो जिसका रिटेंशन टाइम कम है 3.07 बताता है कि वो ज्यादातर स्टेशनरी फेज में नहीं रहेगा रिलेटिवली टू दी second peak. So k dash should be between 2 to 10. So meaning क्या बताते हैं कि solute must be retained 2 to 11 times more than the retained peak, unretained peak. This is very important, unretained peak. Suppose कि k dash है हमारे पास और tr अपन t0 अपन t0 हो गया, हम सोच लेते हैं कि t0 हमारा 1 है, तो 2r की वैल्यू 2 से 10 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे मैं 10 डाल दूं, 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 9 बाय 1 हुआ। तो वो क्या हुआ कि इससे उसका रिटेंशन कितना ज्यादा है, 10 to 11 टाइम्स। और आप देख लीजिए अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इस तरह पे याद रख सकते हो कि ये जो के है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th में पोजीशन पे आता है, तो वो 2 to 11 टाइम्स मोर रिटेन्ड होता है। ये उसको अनरिटेन्ड बोलते हैं, ये हमारा अनरिटेन्ड है। व्हाट इज दिस, दिस इज अनरिटेन्ड। तो उससे हो गया, ये एक है तो ये 10 टाइम हुआ ना, सो नियर टू 11। सो k डैश इज ग्रेटर देन 10। अगर 10 से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, तो k डैश बढ़ता है
अगर k डैश बढ़ता है तो इंक्रीज रिटेंशन टाइम, क्योंकि आप ये इक्वेशन को देखो कि ये कब बढ़ेगा, ये तो फिक्स हो गया, तो यही बढ़ने वाला है। तो वो क्या करेंगे, अगर रिटेंशन टाइम बढ़ा तो फालतू में वो क्या करेंगे, वेस्टिंग ऑफ द टाइम ऑफ एनालिस्ट, रिटेंशन टाइम इज लॉन्गर। ठीक है, फैक्टर फॉर द k डैश चेंज, ओके, अगर 2 से कम आया, 2 से कम आया, वी हैव टू थिंक इट्स लेस देन 2, तो क्या होगा, इफ इट इज लेस देन 2 तो क्या होगा कि TR घुस जाएगा T0 में, दैट मीन्स नॉट गुड सेपरेशन, नॉट गुड सेपरेशन। अब बोलते हैं कि फैक्टर फॉर के चेंज इन k डैश किसके पे डिपेंड करता है, तो वो स्टेशनरी फेस पे डिपेंड करता है, वो मोबाइल फेस पे डिपेंड करता है। अगर ये सैंपल है, उसको उसके साथ लव अच्छा नहीं होता तो उसके साथ वो करेंगी। पोर साइज, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द पोर साइज ऑफ अ कॉलम। अभी नेक्स्ट पैरामीटर है पीक सिमेट्री। देखो दुनिया में असिमेट्री होती है, सिमेट्री सबसे अच्छी होती है क्योंकि वो स्टेबल होती है। इफ यू सी, आपने देखा होगे तो मोस्ट ऑफ द फ्लैट्स आर आइदर स्क्वायर फॉर्म और अ रेक्टेंगल फॉर्म। कोई फ्लैट ऐसा